नमस्कार। मैं कल्पतरु अग्रवाल। आज हम तीसरी ये वीडियो बना रहे हैं उस पार्ट पे जिसमें हम समझ रहे थे कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसके इतिहास के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, तो हम बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था है, इसकी आर्थिक जो विकास के बारे में उसकी चर्चा कर रहे थे। क्योंकि चूँकि बिहार आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, हमने कुछ उसके प्रमाण देखे किस कारण हैं और कैसे वो सही हो सकता है। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए थे और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए थे। तो अब ये आपको जो बँटवारे वाला जो दिन है, वो याद में रखना है। 15 नवंबर 2000 को ये अलग-अलग हो गए थे, जिसके कारण झारखंड में बहुत सारे ये जो बहुमूल्य क्षेत्र थे, वो चले गए थे और बिहार में कुछ ही ऐसे औद्योगिक क्षेत्र और रह गए थे। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भर था, जो हमने बात करी। सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेज जो वृद्धि है तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएँ यहाँ उपस्थित हैं, ये हमने पहले भी इनकी चर्चा की थी। अक्सर बिहार की उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहती है और दक्षिणी भाग सूखा रहता है। पिछले साल 2008 पिछले साल की बात नहीं है, पर हम 2008 की बात कर रहे हैं इसमें। कोशी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति से सड़क, बिजली, नहर, स्वच्छता या फिर कोई भी विकास के जो आदि काम होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अधिक धन की ज़रूरत होती है, तो आप कोई भी विपदा देखें अपनी ज़िंदगी में, वो जब आती है, तो आपको यही है कि उसमें धन बहुत ज़्यादा जाता है और उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके प्रयास चले जाते हैं, जिनके कारण आपको बहुत हानि पहुँचती है। सो अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति जो है की नहीं जा सकती, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का अब दर्जा देने की माँग ज़ोरों-शोरों से है, जो हमने पहले विशेष जो राज्य हैं जिनको ज़्यादा जो केंद्र सरकार है वो कुछ धन राशि देती है ताकि वो अच्छे से फल-फूल सकें और यहाँ पर उन्हें की जा रही है कि उन्हें एक विशेष राज्य बनाया जाए इसलिए बिहार को। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास भी काफ़ी जारी हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मत जैसे हमने बताया विकास जो है केंद्र के द्वारा ही यहाँ अधिक सहायता मिलेगी तथा करों से रियायत बहुत सारे जो कर होते हैं, जो आपको देने पड़ते हैं, जो टैक्सेस जिन्हें कहते हैं उससे राहत मिलेगी जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। अब ये अगर होता है तो इससे हमारी बिहार की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार में समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएँ आ रही हैं। अब उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है कि विशेष राज्य का दर्जा हम दें, ना दें, किस लिए? अब हम इसके बाद बात करते हैं देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। हमने देश के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि बिहार की क्या समस्याएँ रहती हैं। बिहार एक बीमारू राज्य का दर्जा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जनसंख्या है, कृषि पर ज़्यादा प्रभाव है, बाढ़ है, सूखापन है, औद्योगिक विकास नहीं है ज़्यादा और बहुत सारी ऐसी कठिनाई हैं, जिनको हमने सही करने के कुछ उपाय भी बताए और एक विशेष राज्य का दर्जे की भी माँग करी। परंतु अब हम समझेंगे कि देश के जो आर्थिक विकास है, उसमें बिहार का योगदान कितना है, हमारा बिहार कितना आगे है उसमें। तो बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, जैसे हमने बात करी। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा हमने ये भी बताया था बहुत अच्छा इतिहास रहा है बिहार का, यहाँ बड़े-बड़े लोग रहे हैं। यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में एक अपना अलग ही महत्व रखता है इस चीज़ का। इसलिए कहा जाता है, यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। ये बात किसने और कही थी हमने पहले हमने कुछ कथन में पढ़ा था कि हमारे बड़े-बड़े प्रधानमंत्री और लोगों ने इस बात को कहा है कि अगर भारत का विकास हमें अगर करना है, तो उसके लिए हमें बिहार का विकास करना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे राजनीतिक समझदारी की बात हो या फिर अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। किसी भी हम
चीज की बात करें तो बिहार को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहता है उसके क्षेत्रफल और उसके पूरे जो है यहाँ पर स्थित उसके माध्यम से। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुज़नेट थे, जिन्होंने कहा था, ने विश्व के संदर्भ में ये कहा था कि गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। कैंसर आपको पता होगा बहुत अ, बहुत घातक बीमारी है जिससे बहुत लोग आजकल ग्रसित हैं और उठ नहीं पाते हैं उन बातों से, उन चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो गरीबी उस कैंसर की तरह है, जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को ही विषगत पूरा ऐसे मैला कर देता है, ठीक उसी तरह किसी भी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक है। तो कोई भी गरीबी किसी भी देश में होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो गरीबी बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है उस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। उपयुक्त कथन की सार्थकता इस बात से भी की जा सकती है कि बिहार को पिछड़ा और गरीबी जो है रखकर हम भारतवर्ष के विकास में एक समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान से ये सुनिएगा कि आपको कोई भी चीज़ का विकास करना है, एक बड़ा सा है हमारा भारत, उसका विकास करना है, परंतु आप जो हमारा महत्वपूर्ण राज्य है बिहार, उसका विकास नहीं करते हैं और वो गरीबी से ग्रसित रहता है और गरीबी से बहुत ज़्यादा उसको झेलना पड़ता है, तो वो उसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि गरीबी क्या है? कैंसर की तरह है और कैंसर आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकती है। वैसे ही वो छोटी-सी जो एक कैंसर का ही होता है, पूरे शरीर को खराब कर, वैसे ही बिहार की गरीबी पूरे देश में देश को बर्बाद कर सकती है। देश के लिए मतलब संपन्न नहीं कर सकती, तो बिहार का विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। बिहार देश का एक ऐसा एक जो राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक जो उर्वरक उर्वरक भूमि जो है, जिसे हम फर्टाइल लैंड भी कहते हैं, वो है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, में अनवरत जल प्रवाह भी होता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियाँ को ढंग से जो परस्पर जोड़ कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए, तो उत्तरी भारत की बाढ़ भी की विभीषिका से बचा जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार में सिंचाई की सुविधा को द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। तो हमने वही बात करी, 2 हमारी बहुत परेशानियाँ हैं, एक बाढ़ की परेशानी है और एक सूखे की परेशानी है। तो ये जो हमारा पूरा रिवर इंटरलिंकिंग सिस्टम है, वो अगर अच्छे से लगाया जा सके, जो बिहार की नदियों पे परस्पर जोड़ा जा सके उन्हें, तो एक बाढ़ की सुविधा, जो बाढ़ की जो परेशानी है, उससे राहत मिल सकती है और ये जो सूखे की परेशानी है, उससे भी राहत मिल सकती है। अब बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है, ना केवल वर्तमान तो किसकी ये मानव संसाधनों की कमी नहीं है और न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र है, उसमें बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े-लिखे मज़दूर ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास में फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिक में तथा पंजाब में कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान है। अब मानव संसाधन क्या होते हैं? कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, मानव संसाधन कह देंगे, जो हमारे लोग हैं बिहार के, उनमें कोई कमी नहीं है। यहाँ एक टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिक हमारा क्षेत्र है, उसमें बिहार ने काफ़ी आगे छलांग मारी है और इसके साथ ही साथ हमारे जो पढ़े-लिखे मज़दूर भी हैं, मतलब उतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। पढ़े-लिखे हमारे टेक्नोलॉजी में आगे योगदान दे रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्होंने भी दूसरे राज्यों में जाके अपने विकास उनके विकास में योगदान दिया है। अभी देश की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें पंजाब के कृषि विकास में बिहार के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमुख योगदान दिया है अपना। सो इसलिए देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो हमें काफ़ी गर्व होना चाहिए इस बात पे कि बिहार ने पूरे देश में उसके आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है कृषि जनित, जैसे हमने बिहार के बारे में सुना और हमारे देश के बारे में भी, कि विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है इससे। हाल के वर्षों में बिहार के विकास की गति आई है केंद्रीय शासित संगठन सीएसओ ने
ये आगे हम जानने से पहले ये और हम चीज़ समझ लेते हैं कि कृषि जनित उद्योग क्या है? एक हमने पहले इसके बारे में बात करी कि कोई भी उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होता है अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग किया जाता है। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से हमारा टमाटर सॉस बनाना आदि। तो कोई भी रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, कोई भी उत्पाद जो कच्चा माल है वो आ रहा है कृषि उत्पाद से, और या फिर कोई भी जो इंडस्ट्री जो उद्योग है हमारा कृषि उत्पादन पे निर्भर रखता है, तो वो हमें कृषि जनित उसे हम कह देते हैं, वो उस उद्योग में आ रहा है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये कृषि जनित उद्योग क्या है। अब एक हमारा जो है केंद्रीय संघीय संगठन जो सीएसओ है, उसने बताया है कि बिहार का जो वर्तमान विकास दर है, वो 11.03% माना गया है, जो देश के गुजरात 11.5 से बस दूसरे पे है। तो ये हमारा विकास दर चल रहा है। अब विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी भी आई है, और विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर में की आर्थिक मंदी जो है का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था में कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं, और बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर की में जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधे से कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर के कारगर करे, तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व में अग्रणी देश में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो हमने लास्ट में ये चीज का हमने कंक्लूजन जैसे कहते हैं, ये हमने लास्ट में कह दिया कि जो बिहार है, उसकी जो आर्थिक विकास के लिए हम कुछ भी कार्य करते हैं, तो उससे देश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे हम इस आर्थिक मंदी से उठ सकते हैं और विकास की दर तेज करते हैं बिहार की भी, तो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके कारण हमारा जो भारत देश है, वो आगे बढ़ सकता है और एक अग्रणी देश में आ सकता है, और एक आगे पूरे विश्व में अपना एक पटल स्थान एक अच्छा स्थान ले सकता है। अब मूलभूत आवश्यकता एवं विकास से संबंध कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, कैसी आवश्यकताएँ हैं। अब देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा, उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। हर समय सत्ता के गलियारों में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा ज़ोरी से बुलंद किया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी हो जाती है, जब हम इसकी बात करते हैं कि हमें कोई भी मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं? आप खुद सोचिए कि आप एक इंसान हैं, तो आपको क्या-क्या जीवन में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किनसे आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिल सकती हैं। एक आपका जो है वो मकान, खाने के लिए रोटी चाहिए, एक शरीर ढकने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, और ऐसी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो आपको ज़रूरी रहती हैं, और ये पूरी सत्ता के गलियारे में जैसे हम पूरी हमारी राजनीति करते हैं, उसकी ये सारी माँग ये जो चीज़ें हैं, उनके नारे बुलंद होते हैं। अब उससे पहले हम 2 चीज़ें और समझते हैं, ये गरीबी रेखा क्या होती है? और गरीबी रेखा का क्या मतलब है आज के संदर्भ में? गरीबी रेखा जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, तो गरीबी को निर्धारित करती है कि कहाँ से कोई इंसान गरीब है, कौन नहीं है। एक ये योजना है, एक बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा जो है, वो कैलोरी मात्पादन पर आधारित है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 जो कैलोरी है तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। कैलोरी पे है कि आप कितनी कैलोरी लेते हैं, इनटेक करते हैं, खाने पे आप ये कह सकते हैं। तो वहाँ आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400, ये आपको अंक याद करना चाहिए, और जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ 2100। अर्थशास्त्र जो है में गरीबी की माप को एक काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है वैसे, और इस रेखा के नीचे जो लोग होते हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम कहना माना जाता है, इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जाता है, क्योंकि उनका बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम कह सकते हैं। बट एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसी कहीं नहीं है। जैसे आप चॉक लीजिए, चॉक से आप कुछ ना कुछ बना दीजिए ऐसे लाइन, और आप वो जब लाइन बनाते हैं तो आप एक सच्ची रेखा
बना रहे होते हैं, एक जो आप जिसको देख सकते हैं। बड़ी काल्पनिक रेखा है जिसको हमने कुछ नंबर दे दिया है और उसके अनुसार ही हम देख रहे हैं कि इतनी कैलोरी ये इंसान ले रहा है और ये इंसान नहीं ले रहा है, और उसके अनुसार हम अनुमान लगाते हैं कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा के नीचे है और ये गरीबी रेखा के ऊपर है, इतना गरीब नहीं है। इसलिए विकास दर भी देखा जाता है, क्योंकि जितनी गरीबी उतना ही आर्थिक विकास नहीं होगा उधर, और इतना विकसित नहीं होगा वो देश। अब ताकि देश के विकास द्वारा लोगों के न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके, इसलिए वे नारे लगते हैं। देश के गरीब लोगों को आकांक्षा इस न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करना चाहते हैं। कोई भी अगर हमारा भारतीय इंसान लें तो वो एक मूलभूत आवश्यकता उनकी पूरी हो जाए, उनकी यही आशाएं रहती हैं। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 7 से अधिक वर्षों में देश में विकास बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो हमारी जनसंख्या जो है बहुत बड़ी एक बाधा की तरह चलता है, और वैसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे आपका विकास हो सके, परंतु इतना ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जनसंख्या बहुत का दर हमारे देश का बहुत ज़्यादा है। अतः विकास की इस दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का जो उन्मूलन है वो नहीं हो पाता। इसके कारण ही जो गरीबी रेखा है के नीचे रहने वाले लोग संख्या में अपेक्षित कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, और उनको काफ़ी कमी इन मूलभूत आवश्यकताओं की रहती है। अब एक एनरेगा, मनरेगा भी जिसे हम कहते हैं, नरेगा, नरेगा है सही में ये। तो ये नरेगा क्या थी? ग्रामीण रोजगार देने वाली एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण मजदूर है उन्हें कम से कम 100 दिनों के लिए ये रोजगार देना अवश्य होता है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। अब कितनी वो मजदूरी करेंगे, कितना उन्हें व्यय मिलेगा, कितनी वो मजदूरी के लिए उनका ये बनाया गया, ताकि उन जो गरीब ग्रामीण रोजगार उन्हें मिल सके। और क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है, तो ये जो कोई भी कार्यक्रम है वो चलाया गया था सरकार द्वारा। अब एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक न्यायपूर्ण एक कार्यक्रम है जो है, जिससे लोग जो है वो खाने के लिए रोटी उपलब्ध की जा सकती है। देश में ये हम क्या समझ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम है अलग-अलग जो चीज़ें हैं जो हमारी चलती हैं। अब देश में रोज़गार के द्वारा नागरिकों की आय जो है उसमें वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा या फिर मकान उपलब्ध किया जा सकता है। और देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब मज़दूर हैं, उनके लिए राष्ट्रव्यापी रोज़गार देने के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई जाती है। अब इसी हम स्कीम को हमने संक्षेप में यहाँ पर पढ़ लिया था। अब यही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके तहत ये शुरू किया गया था। अ, क्योंकि लोगों को रोजगार हमें देना है, तो यहाँ पर हमें राष्ट्रीय ग्रामीण, ये इसका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो अधिनियम इज द एक्ट, उसको हमने लागू किया। उसके तहत एक शुरू किया नरेगा करके कहा जाता है, जिसमें ग्रामीण रोजगार देने के लिए स्कीम बनाई गई थी, और विश्व का सबसे बड़ा रोजगार रोजना भी इसे आज माना जाता है। अब विकास की जो अवधारणा है से हमारा मतलब देश के जो सभी क्षेत्र है और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्र से हमारा मतलब है क्या-क्या? कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है, तथा सभी वर्गों के विकास से भी है। इसका मतलब निक्षेप रूप से तथा बिना भेदभाव के हुए संपूर्ण समाज का जो विकास है, उसे हम इस बारे में कहते हैं कि ऐसे हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसकी हमने पहले बात करी थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की सभी वर्गों का विकास होना, उसकी बात करी थी। इस प्रकार के जो विकास के द्वारा हमारा प्रयास है, वो लोगों को मूलभूत आवश्यकताएँ की पूर्ति करना होता है। तो हमने इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से समझा, हमने अलग-अलग चीज़ें देखी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या उनमें किस चीज़ भागों में बटी हुई है, कैसे उन्हें देखा जाता है, क्या-क्या नहीं हमने उपलब्धियाँ आज बनाई हैं, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पूरे वर्षों में बदली है, पहले हम कैसे गुलाम थे और हम आज कितने शक्तिशाली हैं उन चीज़ों में।
बिहार की योजनाएँ कैसे चलती हैं, बिहार पिछड़ा क्यों है और बिहार आगे कैसे बढ़ सकता है और बिहार का योगदान स्तर कैसे आगे बढ़ रहा है और सभी वर्गों का हम कैसे एक माप लेके अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं इस अर्थव्यवस्था में। अब इसका सारांश देखते हैं, क्या-क्या हमने चीज़ें पढ़ी। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप थोड़ा वक़्त लेके सोचें कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा था और इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा था, उसके बाद हम सारांश पढ़ते हैं। अब सारांश में यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसके मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी थी और अंग्रेज़ी शासन से पहले इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी शोषण हुआ और जो ये अंग्रेज़ी शासन थी, अंग्रेज़ी सरकार थी, उन्होंने काफ़ी हमारा फ़ायदा उठाया हमारी पूरे देश का। फिर अर्थव्यवस्था की जो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, आजीविका की, जो हम रहते हैं, रोज़गार हमें मिलता है कि जीने के लिए ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से अलग-अलग जो क्षेत्र होते हैं 3 भागों को हमने देखा। एक तो प्राथमिक क्षेत्र देखा हमने, द्वितीयक क्षेत्र देखा और एक तृतीयक क्षेत्र को देखा। उसके बाद हमने जाना कि जो क्षेत्र होते हैं उसमें अलग-अलग बँटवारे भी होते हैं और आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। एक जो हमने कही थी कैपिटलिस्ट जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था थी, एक समाजवादी जो सोशल थी और एक मिश्रित जो मिक्स थी और इसमें कौन-सा हमारा प्रमाण था वो था हमारा भारत। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आर्थिक विकास क्या था? आर्थिक विकास और कुछ चीज़ों को हमने एक स्वरूप भी माना था। तो आर्थिक विकास हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जा सकता है, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे दूसरे जो दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्र में आय की वृद्धि होती है कि पहले से आज में हमारी राष्ट्रीय आय में उसमें वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, कि कैसे आप नियोजन करते हैं उस चीज़ के, उसके पूरे कार्यक्रम बनाते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ भी क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार ही देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, कि आपकी देश की जो आपकी पहली प्राथमिकताएँ हैं, जो आपको पूरी करनी है उसके अनुसार और देश के जो संसाधन हैं आपके, उसके अनुसार आप कुछ न कुछ स्टेप्स कुछ कदम लेंगे और उससे ये क्रियाओं से ये काम पूरा करेंगे। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का जो है प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते थे, वो हमारी पूरे राष्ट्रीय आय और अब उसका बटा किसे जनसंख्या से करते थे। ये सबसे बड़ा सूचकांक माना जाता है और कुछ रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की द्वारा जो प्रकाशित मानव विकास जो रिपोर्ट थी, विभिन्न देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पे ये बनाई गई थी। अब साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। चाहे साधन बहुत हैं, पर इतनी दयनीय है, आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके अनेक कारण थे। बाढ़ थी, जनसंख्या थी, सूखा था, कृषि पे बहुत ज़्यादा आश्रित होना था और जिसके कारण कृषि की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं। अब आर्थिक विकास की गति भी तेज़ करके बिहार की स्थिति सुधार किया जा सकता है। इसके लिए पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी ठीक कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, जैसे अभी हमने बात करी थी। और आजकल भी भारत को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग चलती है, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है, वो अच्छे से योजना देती है, बहुत ज़्यादा धन देती है और उसका एक अलग से ख़्याल रखती है उस राज्य का। तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है उसमें। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति को सुधार कर सकता है और आर्थिक विकास में एक अच्छा योगदान कर सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत सारे व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्याएँ भी आ रही हैं, जो कि केंद्र सरकार सोच रही है जिनके बारे में। ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में समझी। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव निष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। पहले मैं अ, सोचूँगा कि आप उसका मुझे सही जवाब दें और उसके बाद हम उसका सही जवाब जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जवाब आप भी सही देंगे क्योंकि आप सीखे होंगे पूरे इस पाठ से और इस पाठ के अनुसार ही ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। सो सही विकल्प चुनें इनमें से कोई भी एक जो विकल्प है वो सही रहेगा। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से प्राथमिक
क्षेत्र कौन-सा होता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र। आप कोई भी प्रश्न के पहले 1 मिनट या उसको पॉज़ कर लीजिए, उसको रोक दीजिए और सुनिए और समझिए कि कौन-सा उत्तर होगा और फिर आपका सही जवाब निकले तो मेरी तरफ से अपने आप को शाबाशी भी दीजिएगा। दूसरा है इनमें से कौन से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका सही जवाब है आपका भारत। बिल्कुल सही जवाब भारत है इसका सही जवाब। जैसे हमने पूंजीवादी पढ़ी थी वो अमेरिका की थी और एक समाजवादी हम पढ़ी थी वो चीन की थी। और इनमें से भारत एक का मिश्रित जो है हमारा अर्थव्यवस्था है। भारत में जो योजना आयोग था उसका गठन कब हुआ था? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये आप मैं सोचता हूँ कि आपको याद होगा। 15 मार्च, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर 1950, 1950, 1900 क्या ये है हमारी 15 मार्च 1950। फिर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, वह देश कहलाता है क्या कहलाता है? जिसका राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। उसको हम कहेंगे विकसित, क्योंकि उसका राष्ट्रीय आय ज़्यादा है। अब इनमें से कौन-सा पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। ये हमने बहुत साफ-सा उत्तर है जो हमने अभी पढ़ा था। पंजाब तो ज़्यादा है, केरल भी ज़्यादा था, कौन-सा है हमारा? बिहार, बिल्कुल सही, बिहार हमारा पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब हम भारत ये हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें इनका देखते हैं। ये मैं थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करूँगा और आपको वैसे भी उत्तर बताने की प्रयास करूँगा। पहले आप मुझे बताइएगा, भारत अंग्रेज़ी शासक का एक डैश था, क्या था भारत? जैसे हमने पढ़ा था तो ये उपनिवेश था। उपनिवेश, एक कॉलोनी था। ये मेरे ख़्याल से आपको थोड़ा-सा इसमें बनाने में मैं समझता हूँ वो आपको सही नहीं रहेगा, तो मैं आपको उत्तर एक बार नीचे से सारे दिखा दूँगा, पहले हम एक बार समझ लेते हैं। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया, क्या किया? शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन के लिए क्या है? की एक प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। आर्थिक विकास जो आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है? परिवर्तन की। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। फिर आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, क्या? प्रति व्यक्ति आय। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। कृषि कृषि की बात करी, बिहार के विकास में डैश का एक बहुत बड़ा बाधक है, वो हमारी बाढ़, जो बाढ़ आती है वो बहुत बड़ी बाधक है। कोई भी उत्तर के लिए आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा उपनिवेश। फिर आपका जो है शोषण, प्रणाली, औद्योगिक परिवर्तन, नियोजन, प्रति व्यक्ति आय, दयनीय और कृषि और बाढ़। तो ये सारे हमारे उत्तर हैं इस वाले रिक्त स्थान के। इसके साथ हम पाठ को अंत करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। आप बहुत खुश होंगे कि आज एक आप बहुत नई चीज़ सीखें और ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे बढ़ोतरी में जो आगे काम आएँगी। आप हमारे देश का आगे पूरी लोग हैं हमारे वो छात्र हैं जो देश को आगे ले जाएँगे, देश को आगे बढ़ाएँगे और एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। अ, कुछ भी चीज़ हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ।